सपने बड़े हैं तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो आज डटा रहेगा वही कल खड़ा होगा। हार मत मान मुसाफिर, एक दिन अपना सपना भी पूरा होगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज हम इस वीडियो में ज्वालामुखी के बाद उसकी क्या क्या आकृतियों का निर्माण होता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी के दो भू आकृतियों के बारे में, जिसमें बाह्य और आंतरिक दोनों आएगा। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि आखिर में ये ज्वालामुखी होता क्या है। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर स्थित वो प्राकृतिक छिद्र है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर उपस्थित मैग्मा, गैस, राख, धूल, जल वाष्प या फिर कुछ अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ये ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे होती है? जब हम जानते हैं हमारे जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है ये अलग अलग भागों में विभाजित है। ज्वालामुखी का जन्म इसी आंतरिक भागों में ही होता है। जैसे कि हमारे सामने 3 भाग है, भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड, जिसमें से ज्वालामुखी का अधिकांश मैग्मा ऊपरी मेंटल में उपस्थित होता है जिसे हम एथेनोस्फीयर कहते हैं, दुर्बलता मंडल, और यहीं से ज्वालामुखी का उद्गम होता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारा जो दुर्बलता मंडल है उसे हम दुर्बलता मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो अर्ध ठोस होते हैं, यानी कि वो ना तो पूरे तरीके से कठोर होते हैं और ना ही पूरे तरीके से वो यहाँ पर तरल अवस्था में होते हैं। वो अर्ध ठोस होते हैं और इसी अर्ध ठोस से ही मैग्मा का निर्माण होता है। जब धरातल पर आंतरिक भागों में तापमान की वृद्धि होती है तो उससे जितने भी चट्टानें हैं वो पिघलने लगती है और वो धीरे धीरे मैग्मा का रूप ले लेती है और उसी से फिर मैग्मा का निर्माण होता है। दूसरा मैग्मा का निर्माण होने में कारक है दाब। दाब के कम होने से भी मैग्मा का निर्माण होता है। जब मेंटल की चट्टानें ऊपर उठती है तो उन पर दाब जो है कम हो जाता है और फिर वे पिघल करके मैग्मा बनने लगती है और ये प्रक्रिया मध्य महासागरीय पर्वतमालाओं में ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। तीसरा है जल एवं गैसों का प्रवेश। जब हमारे जो प्लेट है ये प्लेटों का सबडक्शन होता है या फिर सबडक्शन वाले क्षेत्रों में महासागरीय प्लेट के साथ जल नीचे चला जाता है तो फिर उसके बाद जल चट्टानों का गलनांक कम कर देता है और उसके बाद मैग्मा जो है उसका निर्माण होने लगता है। तो मैग्मा पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला एक अत्यधिक गर्म पिघला हुआ पदार्थ है। इसका तापमान देखा जाए तो लगभग यहाँ पर 700 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1300 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मैग्मा में अब क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं? जब मैग्मा धरातल पर आता है तो उसमें सिलिका, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, गैस है और कुछ जलवाष्प भी पाए जाते हैं। मैग्मा ऊपर क्यों उठता है? इसका कारण है कम घनत्व होना। मैग्मा आसपास की चट्टानों से हल्का होता है जिसकी वजह से वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। दूसरा है गैसों का दबाव। CO2, SO2 और H2O जैसी गैसें जो है यहाँ पर दबाव बनाती है और जिसके वजह से यहाँ पर जो है मैग्मा ऊपर आने लगता है। प्लेट विवर्तनी की, जैसे कि यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटों की गति से दरारें बनती है और इन दरारों से फिर मैग्मा बाहर निकलने लगता है। भ्रंश और यहाँ पर कुछ दरार है जो प्राकृतिक रूप से यहाँ पे होते हैं और मैग्मा इससे भी ऊपर आने लगता है। अब है सवाल ये कि ज्वालामुखी का विस्फोट कैसे होता है? जब मेंटल का निर्माण होने लगता है उसके बाद मेंटल में जो ऊपरी भाग है वहाँ पर मैग्मा जब अपनी तरल अवस्था में आ जाता है तो फिर मैग्मा कक्ष से जमा होते हुए बाहर निकलने का यहाँ पे प्रयास करता है। गैसों का दबाव बढ़ने लगता है और दबाव के कारण चट्टानों की शक्ति से अधिक यहाँ पर मैग्मा का ताकत हो जाता है और उसके वजह से फिर वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती है और इसी प्रकार अगर उसे किसी प्रकार का दरार मिल जाए
तो फिर यहाँ पर उस दरार से बाहर निकल जाती है, या तो फिर वो दरार को यहाँ पे निर्मित करती है और फिर उस दरार से बाहर निकलने की यहाँ पे प्रयास करती है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब उससे राख, गैस, धुएं और लावा निकलते हैं और नया ज्वालामुखी शंकु भी इसी के कारण यहाँ पे बनने लगता है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण क्या क्या है? तो सबसे पहला यहाँ पे कारण है प्लेटों का अभिसरण। जब दो प्लेट आपस में जब टकराती है तो फिर यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो आंतरिक भागों में जो प्लेट होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है महासागरीय प्लेट और दूसरा होता है महाद्वीपीय प्लेट। जब दोनों प्लेट आपस में यहाँ पर अभिसरण प्रक्रिया करती है, आपस में टकराती है, तो इस वजह से यहाँ पर देखा जाए तो जो महासागरीय प्लेट है ये महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चली जाती है और धीरे धीरे वो यहाँ पे ढहने लगती है, जिसके प्रकार फिर वो जब मेंटल में पहुँचती है तो फिर वो तरल अवस्था में बनने लगती है और यहाँ पर फिर बहुत सारा मैग्मा का मात्रा उपस्थित हो जाता है और जिसकी वजह से इस जो महाद्वीपीय वाले भाग है यहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण होने लगता है। दूसरा है प्लेटों का अपसरण। जब दो प्लेट आपस में दूर जाती है, जैसे कि ये दो प्लेट है महासागरीय या फिर महाद्वीपीय हो सकता है, या फिर महासागरीय और दोनों महासागरीय हो सकता है, दोनों साइड में महाद्वीपीय भी हो सकता है। जब दो प्लेट आपस में दूर जाती है तो दूर जाने से दोनों के बीच में यहाँ पर दरार उत्पन्न होने लगता है और ये दरार से ही नीचे का जो मैग्मा है ये यहाँ से बाहर निकलने का कोशिश करता है और यहाँ पे कटक का निर्माण भी बन जाता है। मैंटम प्लूम के कारण भी यहाँ पे जैसे कि हॉटस्पॉट जो है ये होता है। गैसों का अत्यधिक दबाव और अचानक विस्फोट यहाँ पे इसका बड़ा कारण बन जाता है। ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे जो यहाँ पर 3 प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी क्षेत्रीय है। सबसे पहले आता है प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर। लगभग विश्व के यहाँ पे 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और जो महासागर है प्रशांत महासागर उस वाले इलाकों में एक रिंग ऑफ फायर की पट्टी का निर्माण करते हैं। साथ में दूसरा है मध्य महासागरीय पर्वतमालाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी पाया जाता है। फिर हॉटस्पॉट क्षेत्र हवाई द्वीप वाले। ज्वालामुखी का वर्गीकरण। ज्वालामुखी के वर्गीकरण को देखा जाए तो यहाँ पर 3 भागों में से बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है यहाँ पे लावा के आधार पर, लावा के विशेषताओं के आधार पर। दूसरा है विस्फोट के प्रकार के आधार पर। तीसरा है यहाँ पर विस्फोट की आवृत्ति या फिर सक्रियता के आधार पर। और यहाँ पे एक चौथा भाग भी आ गया है या आकृति के आधार पर। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर ये 3 जो भाग है इसे ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण माना जाता है। लावा की विशेषताओं के आधार पर यहाँ पर लावा में अगर सिलिका की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। जितनी अधिक सिलिका होगी लावा उतना गाढ़ा होता है और विस्फोट उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें 2 भागों में इसे बांटा गया है। सबसे पहला है अम्लीय लावा, जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत ही अत्यधिक होती है। लगभग यहाँ पे 65 से लेकर के 75% सिलिका पाई जाती है। सिलिका की मौजूदगी के कारण ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होने के कारण जैसे कि अगर यहाँ पर ज्वालामुखी है और ये धरती से यहाँ पे फट के बाहर ऐसे आ चुका है। जब ज्वालामुखी यहाँ से इस प्रकार बाहर निकलती है और इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो ये धीरे धीरे फ्लो करता है और ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता, इधर आसपास में ही जा कर के थोड़ी दूर में ही पहुँच पाता है। उसके बाद फिर वो यहीं पर ठंडा हो जाता है और फिर जमने लगता है और बहुत ही ये धीरे धीरे बहता है। गैसें आसानी से बाहर नहीं निकलती है। परिणाम स्वरूप देखा जाए तो ज्वालामुखी का ये जो विस्फोटक है ये यहाँ पे देखने को मिलता है। माउंट सेंट हेलेस जो है ये यहाँ पर एक अम्लीय लावा का उदाहरण है। दूसरा प्रकार है क्षारीय लावा।
इसमें सिलिका की मात्रा बहुत ही यहाँ पे लगभग कम पाई जाती है, 45 से लेकर के 55%। ये बहुत ही पतला होता है। जब ज्वालामुखी का यहाँ पे उद्गम होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो फिर यहाँ से जो क्षारीय लावा निकलती है वो बहुत दूर तक बहते हुए चली जाती है, बहुत दूर तक। और बहुत दूर तक जाने का इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये बहुत ही पतला होता है और तेज़ी से ये फ्लो करने लगता है, और फिर इसमें से गैस भी आसानी से निकल जाती है, और ये बहुत ही शांत होता है। जब ये विस्फोट करता है तो बहुत ही शांत होता है, जबकि जो अम्लीय वाला होता है ये बहुत ही तेज़ विस्फोटक के साथ में बाहर निकलता है। तो क्षारीय जो लावा है इसका उदाहरण है हवाई द्वीप। फिर यहाँ पर एक और भाग है इसका मध्यवर्ती लावा, जिसमें से सिलिका की मात्रा 55 से लेकर के 65% तक पाई जाती है, और ये ना तो ज़्यादा गाढ़ा होता है और ना ही ज़्यादा पतला होता है। लगभग ये मध्यम गाढ़ापन वाला होता है और मध्यम तीव्रता का विस्फोट भी करता है। फिर दूसरा प्रकार है विस्फोट के प्रकार के आधार पर, जिसमें सबसे पहले आता है केंद्रीय उद्गार। इस प्रकार के ज्वालामुखी में मैग्मा एक मुख्य केंद्रीय छिद्र से बाहर निकलता है, इसलिए इसे यहाँ पे केंद्रीय उद्गार कहा गया है। इसकी विशेषता यह है कि एक ही मुख्य ज्वालामुखी मुख होता है इसका। अगर यहाँ पे इसका ये ज्वालामुखी है तो इसका एक ही यहाँ पे मुख होगा, और ये सक्वा आकार का होता है, यानी कि ये खड़ा आकार का यहाँ पे दिखाई देगा। लावा, गैस, राख, शिलाखंड एक ही छिद्र से बाहर निकलते हैं। इसी यहाँ पर मार्ग से सारी चीज़ जो है उसका यहाँ पे बाहर निकलता है। ये विस्फोट शांत भी हो सकता है और अत्यधिक विस्फोटक भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे माउंट एटना, माउंट वेसुवियस, ये सारे कुछ उदाहरण हैं। फिर है दूसरा भाग दरार उद्गार। यहाँ पर इस प्रकार के मैग्मा में देखा जाए तो किसी एक छिद्र से नहीं बल्कि ये लंबी दरारों से बाहर निकलती है। अगर यहाँ पे ज्वालामुखी बनाया जाए, जैसे कि ये ज्वालामुखी है, तो इसमें जो है इस प्रकार से ज्वालामुखी का फ्लो नहीं होता है। यानी कि ये कब निकलती है, जब दो प्लेट आपस में दूर जाती है, जब प्लेटों का अपसरण होता है, उस समय दरार जो यहाँ पर बनता है उससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है। जब दो प्लेट दूर जाती है तो उस बीच में यहाँ पे कटक का निर्माण होता है या फिर दरारें उत्पन्न हो जाती है, और उस दरार के माध्यम से ही यहाँ पर जो लावा है या फिर जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार इसे यहाँ पे दरार उद्गार कहा गया है। लंबी लंबी दरारें यहाँ पे बन जाती है और उसी से लावा जो है बाहर निकलने लगता है। लावा बहुत दूर तक फैल भी जाता है। प्रेबेसाल्टिक लावा निकलता है इससे, और विशाल लावा पठार का निर्माण हो जाता है बाद में, और ये बहुत ही यहाँ पे शांत होती है। इसका उदाहरण है दक्कन का ट्रैप, जो भारत में है, विश्व के सबसे बड़े लावा पठारों में से एक माना जाता है। फिर एक कोलंबिया का रिवर बेसाल्ट, और आइसलैंड का है यहाँ पे कुछ ज्वालामुखी। अब हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी के तीसरे भाग, विस्फोट की आवृत्ति के आधार पर। विस्फोट की आकृति यहाँ पे आवृत्ति के आधार पर देखा जाए तो सबसे पहला भाग है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय, इसके नाम से पता चल रहा है कि जो ज्वालामुखी है वो एक्टिव होगा, यानी कि वर्तमान में या फिर हाल में वो किसी समय में विस्फोट हुआ होगा। भविष्य में फिर विस्फोट होने की उसकी संभावना बनी रहेगी, जैसे कि माउंट एटना, ये सक्रिय ज्वालामुखी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा है सुप्त ज्वालामुखी, जो लंबे समय से शांत है लेकिन भविष्य में कभी भी वो सक्रिय हो सकता है। कब होगा ये नहीं पता, लेकिन कभी भी हो सकता है, इसलिए उसे यहाँ पर सुप्त ज्वालामुखी कहा गया है। माउंट फूजी यहाँ पे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मृत ज्वालामुखी, नाम से पता चल रहा है कि ये ज्वालामुखी ऐसा है जो कभी दोबारा सक्रिय नहीं हो सकता है, इसकी कोई संभावना यहाँ पे नहीं बनी हुई है। मैग्मा का स्रोत समाप्त हो जाता है, जैसे कि जो माउंट किलिमंजारो है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी के कुछ भू आकृतियों के बारे में। जैसे ज्वालामुखी जब क्रिया होती है, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उसके कारण पृथ्वी की सतह पर और पृथ्वी के अंदर
दोनों भागों में कुछ कुछ भू आकृतियों का निर्माण होता है और इसे हम ज्वालामुखी भू आकृतियाँ कहते हैं। इसे हम लोग दो भागों में यहाँ पे बांट सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है बाह्य यानी कि बहिर्मुखी भू आकृतियाँ, दूसरा है आंतरिक या फिर अंतर्मुखी भू आकृतियाँ। बाह्य भू आकृति उसे कहते हैं जो सतह के बाहर बनता है। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर लावा के रूप में निकल करके आता है और जब ठंडा हो जाता है, ठोस अवस्था में जब हो जाता है, तब उससे कुछ भू आकृतियों का निर्माण होता है। उसे ही हम कहते हैं ज्वालामुखी बाह्य भू आकृति। यहाँ पर मिश्रित जो ज्वालामुखी है, ये बाह्य ज्वालामुखी का उदाहरण है। लावा तथा राख की परतों के जमने से ये बनता है। विस्फोट अत्यधिक शक्तिशाली होता है और इसके कुछ उदाहरण देखा जाए तो माउंट फूजी, माउंट एटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये लावा और राख की परतों से बारी बारी से जमने से बनता है और इसका आकार ऊंचा, शंक्वाकार और ढाल अपेक्षाकृत खड़ी होती है। इसमें होने वाले विस्फोट अक्सर यहाँ पर विस्फोटक होते हैं और इसमें चोटी पर सामान्यतः क्रेटर पाया जाता है। ये डायग्राम को देखा जाए तो यहाँ पर एक मिश्रित ज्वालामुखी का ये उदाहरण है, जिसमें ये अवसादों के जमने से ये बना है और बहुत ही खड़ा ढाल वाला है और ये देखा जाए तो इसका एक यहाँ पे क्रेटर का निर्माण भी हुआ है। दूसरा है सिल्ड ज्वालामुखी। पतले बेसाल्टिक लावा से इसका निर्माण होता है। ढाल के समान चौड़ा होता है और विस्फोट सामान्यतः शांत होता है। उदाहरण के लिए हवाई द्वीप, जैसे कि ये देखा जाए तो यहाँ पर एक सिल्ड वोल्केनो का यहाँ पे ये चित्र है। ये है सबसे बड़ा इसका उदाहरण, जहाँ पे ये एक देखा जाए तो पूरा ढलान वाला भाग बन चुका है। तीसरा है राख शंकु। राख लेपिली तथा ज्वालामुखी बमों से बनता है। आकार छोटा होता है तथा ढाल अधिक खड़ी होती है। फिर है परजीवी शंकु। मुख्य ज्वालामुखी के किनारों पर बने सहायक छिद्रों से लावा निकलते हैं और ये से हम लोग द्वितीय शंकु या फिर सेकेंडरी कोन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए ये ज्वालामुखी जो है एक परजीवी ज्वालामुखी है, जिसमें मुख्य ये होता है ज्वालामुखी का भाग, लेकिन इसके दूसरे भागों से भी अलग अलग यहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण होने लगता है। इस प्रकार जो धरातल पर अलग अलग भागों में ऐसा निकला हुआ दिखाई देता है, इसे हम परजीवी ज्वालामुखी कहते हैं। लावा गुंबद। गाढ़ा एवं सिलिका समृद्ध लावा मुख के पास इसका जमा होना लावा गुंबद कहलाता है। इससे गुंबद जैसी आकृति बनती है। लावा पठार। दरार जब होता है उससे फिर जो बेसाल्टिक लावा निकलता है, उस बेसाल्टिक लावा के फैलने से ही यहाँ पर लावा पठार का निर्माण होता है, जैसे कि दक्कन का ट्रैप देखा जाए तो। क्रेटर। ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित एक छोटा सा गोलाकार मुख होता है। काल्डेरा। बड़े विस्फोट के बाद ज्वालामुखी का ऊपरी भाग धंसने से बनने वाला एक विशाल गोलाकार गर्त होता है। यानी कि ये देखा जाए तो पहले ये ज्वालामुखी था, लेकिन इस वाले भाग में ये धंस जाता है और धंसने से फिर यहाँ पे इस प्रकार से गड्ढे का निर्माण होता है, गर्त का निर्माण होता है और फिर इसमें बारिश का पानी जमा हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं हम कि कैल्डेरा का निर्माण होता है। बाढ़ बेसाल्ट ज्वालामुखी। बाढ़ बेसाल्ट ज्वालामुखी वो होता है जिसमें अत्यंत तरल बेसाल्टिक लावा किसी ज्वालामुखी शंकु से नहीं, बल्कि यहाँ पे पृथ्वी की लंबी दरारों से निकल करके विशाल क्षेत्र में फैलने जाता है। यहाँ पर बार बार होने वाले लावा प्रवाह से मोटी बेसाल्ट की परतें बन जाती है, जिससे लावा पठार का निर्माण होता है। यहाँ पर देखा जाए तो ये एक लावा पठार है जो लगभग एक बार में नहीं, बार बार यहाँ पर उसका उद्गार होता है दरार के माध्यम से। अब हम लोग बात करेंगे कुछ आंतरिक ज्वालामुखी भू आकृतियों के बारे में, जिसमें सबसे पहले है बैथोलिथ। ये सबसे विशाल आग्नेय शैल निकाय कहलाता है। उसके बाद है लैकोलिथ जो गुंबद के आकार की यहाँ पे होती है। फिर है लोपोलिथ
तस्तरी के आकार का यहाँ पर दिखाई देता है। फैकोलिथ वलित चट्टानों के बीच में बनने वाला लेंसाकार आकृति का होता है। सील चट्टानों की परतों के समानांतर बनी हुई क्षैतिज आग्नेय परत होता है। फिर डाइक चट्टानों की परतों को काटते हुए ये बनता है ऊर्ध्वाधर या फिर तिरछी आग्नेय दीवार की तरह। ज्वालामुखी नेक या फिर फ्लग ज्वालामुखी की नली में जमा होकर के और ठंडा जब मैग्मा हो जाता है तो उससे इसका निर्माण होता है। स्टॉक बैथोलिथ से छोटा होता है और अनियमित आग्नेय शैल का यहाँ पर निकाय कहलाता है। तो यहाँ पर इसका डायग्राम देखा जाए तो यहाँ पर आंतरिक ज्वालामुखियों का कुछ यहाँ पे प्रकार है। सबसे पहले तो यहाँ पर ग्लेगोलिथ जो है गुंबद के आकार का होता है। सील जो समानांतर होती है धरातल के। फिर डाइक यहाँ पर इस प्रकार खड़ी आकृति का है। इसमें बैथोलिथ जो है ये है नीचे जो सबसे अधिक भागों में यहाँ पे फैला हुआ है। तो इस प्रकार देखा जाए तो लोपोलिथ इस तरीके से यहाँ पे स्लोप की तरह दिखाई देता है। ये है हमारा सील जो समानांतर होता है डाइक, और ये है लोपोलिथ गुंबद के आकार का। यहाँ पर डायग्राम के साथ इसके फिर से एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। बैथोलिथ जो है वो सबसे विशाल आग्नेय शैल कहलाता है, यानी कि ये जो बैथोलिथ है ये सबसे बड़ा भाग, ये नीचे वाला जो यहाँ पे भाग है ये सबसे बड़ा बैथोलिथ भाग है। उसके बाद है लोकोलिथ जो गुंबद की आकार की दिखाई देती है। यहाँ पर जो ये वाला जो भाग है ये गुंबद के आकार की दिखाई दे रही है ऊपर से, तो ये यहाँ पे लोकोलिथ है। फिर लोपोलिथ तस्करी के आकार की दिखाई देती है। फैकोलिथ वलित चट्टानों के बीच बनी लैस आकार दिखाई देती है। यहाँ पर ये है बैथोलिथ, लोपोलिथ और ये रहा सील और डाइक। ये रहा यहाँ पे डाइक इस प्रकार का होता है खड़ा, सील समानांतर होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो भू आकृति है आंतरिक भू आकृति है, जिसमें से ये लगभग अलग अलग आकृति का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ज्वालामुखी है उसकी आंतरिक और बाह्य जो आकृतियाँ थी ये यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।